ओके बेटा, तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कैसे होती है, उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, ठीक है। और वो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है और उनके बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और मैंने ये पढ़ाया था कि भाई उस फोर्स को जिसको हम कूलम फोर्स कहते हैं वो होती है के एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ाया था। और फिर हमने ये कहा था कि भाई इसमें MCQs ये बनेंगे कि अगर आर को आधा कर दें, 1/4 कर दें, 2/3 कर दें तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या चार्जेस को हाफ कर दें, डबल कर दें तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टार्टअप था वो ये था कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स पर चार्ज के ज़रिए कैलकुलेट किया जा सकता है। तो किसी भी चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका जनरल फार्मूला बनेगा के Q अपॉन आर स्क्वायर। और अभी तक मैंने आर स्क्वायर के बारे में नहीं बताया कि आर स्क्वायर क्या चीज़ है, राइट। अच्छा, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से MCQs क्या बनेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ भाई प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस पे, तो एग्जामिनर ये एक तीर से दो शिकार खेलेगा। उसको पता है कि आपको बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाया गया है, बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने बोहर रेडियसेस पढ़े हैं ना, बोहर रेडियस नहीं पढ़े, बोहर रेडियस। तो वो बोहर रेडियस जो होता है किसी भी एटम का, लेट से अगर ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और ये थर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके फर्स्ट ऑर्बिटल का डिस्टेंस सेम है, सेकंड ऑर्बिटल का डिस्टेंस सेम है, थर्ड ऑर्बिटल का डिस्टेंस सेम है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो मैक्सिमम सेकंड ऑर्बिट तक जा रहे हैं, आप सेकंड ऑर्बिट तक जा रहे हैं। कार्बन ले लेते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो भी आप कहाँ तक जा रहे हैं? सेकंड ऑर्बिट तक जा रहे हैं। अब दोनों का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो सेकंड ऑर्बिट का डिस्टेंस चाहे किसी भी एलिमेंट का हो वो सेम है, फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस किसी भी एलिमेंट का हो वो सेम ही रहता है। वो कितना होता है? उसको बोहर रेडियस कहते हैं और वो होता है R11 इज इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो R2 होता है, इसका फार्मूला जनरल Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर R1। तो जब ये R1 आपको याद है तो 2, 3, 4 निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कैसे निकलेगा? यहाँ 2 पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा 4R1। 3 पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा 9R1। 4 पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा 16R1। इस तरह कोई भी रेडियस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। ये भी MCQs हैं। फिर MCQ बनेगा इसका यूनिट, वो था न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायमेंशन में से वो भी आप एस्टिमेट कर सकते हो। आज हम कर रहे हैं फील्ड बाय फ्लक्स। कल हमने 2 टॉपिक कवर किए थे, फील्ड बाय फोर्स, पहले फोर्स पढ़ा था, फिर फील्ड बाय फोर्स पढ़ा था। आज करेंगे फील्ड बाय फ्लक्स, लेकिन उससे पहले मैं ये आर स्क्वायर की जो मिस्ट्री है ये सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इस बोर्ड का एरिया मालूम करना है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अच्छा, इस बोर्ड का एरिया मालूम करने के लिए इसकी विड्थ को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज विड्थ इनटू हाइट, ऐसा ही है ना, विड्थ इनटू। अच्छा, विड्थ किस में होगी? स्टैंडर्ड मीटर में। हाइट किस में होगी? स्टैंडर्ड मीटर में। तो मीटर इनटू मीटर क्या हो गया? मीटर। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर क्या चीज़ है? क्या निकाला है ये दिस इज द एरिया, दिस इज द व्हाट? एरिया। ऐसा ही है ना। मीटर स्क्वायर कोई भी होगा वो एरिया होगा, चाहे वो सर्कल का हो, चाहे वो सिलेंडर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, ट्राइंगल का हो, मीटर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या है? वो एरिया है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, रेडियस मीटर में होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। यानी डायमेंशन जो है वो है एरिया। भाई मीटर स्क्वायर किसकी डायमेंशन है, एरिया की डायमेंशन है, राइट। तो यहाँ किसी ना किसी एरिया की बात हो रही है, कोई ना कोई एरिया की बात हो रही है, ऐसा ही है ना, मीटर स्क्वायर आ रहा है ना। अच्छा, अब एरिया 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। एक कहलाता है एरिया ऑक्यूपाइड, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जितनी जगह मैंने घेरी हुई है वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड। जितना मैं नज़र आ रहा हूँ, जितना भी नज़र आ रहा हूँ वो कहलाएगा टारगेट एरिया, उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना उसकी स्किन होगी वो कहलाएगा सरफेस एरिया। अच्छा, करके दिखाता हूँ। भाई मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है, ये वाला, ये एरिया ऑक्यूपाइड है। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये कितना नज़र आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल है। जितनी इसकी चमड़ी है बाकी की, वो इसका सरफेस एरिया है। समझ में आ गया। फील्ड को क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए, उसके साथ एक मसला है, इस टारगेट एरिया के साथ एक मसला है। क्या मसला है कि भाई ये जितना करीब है उतना बड़ा है, जितना दूर है उतना छोटा है। अगर मैं आपसे कहूँ इस बोर्ड को गोली मारे, तो आपको कहता हूँ यहाँ से गोली मारे, आप आराम से मार दोगे। मैं आपसे कहूँ इस बोर्ड को जाम छोरों से गोली मारे, फिर क्या होगा, क्या बोर्ड का एरिया कम होगा एक्चुअल, क्या बोर्ड का साइज़ कम होगा, नहीं। फिर क्या हुआ, आपको एरिया उसका कम नज़र आ रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा है या कम नज़र आ रहा है। तो जो एरिया आपको टारगेट की तरह मिलता है उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो कहते हैं कि 14वीं के चांद पे टाइड्स हाई होती हैं, समंदर की लहरें बहुत रफ़ हो जाती हैं, दरिया की लहरें बहुत रफ़ हो जाती हैं, क्यों होती हैं, इसी वजह से। चांद फुल होगा, ज़्यादा एरिया मिलेगा, फील्ड इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फील्ड इंटरेक्शन जैसे जैसे ही ज़्यादा होगा, ग्रेविटी एकदम पुल अप करना शुरू कर देगी चीज़ों को, राइट। कोई सी भी फील्ड हो उसको क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा मिलेगा, फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट कर रही होगी। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया वीक मिलेगा, फील्ड उतना ही वीक इंटरेक्ट कर रही होगी। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आर स्क्वायर की मिस्ट्री समझ में आ गई कि आर स्क्वायर क्या चीज़ है। और इसका क्या मसला है, ये जितने करीब है उतना ज़्यादा है, जितना दूर है उतना कम है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं फील्ड बाय फ्लक्स। ये रब कर देता हूँ। अच्छा, इसमें से भी एमसीक्यूज बनेंगे और आज का टॉपिक है फील्ड बाय फ्लक्स। ये क्या है, अच्छा एक एग्जाम्पल है मेरे पास इसको समझाने के लिए आइडिया को। मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं, एक टॉर्च है और एक कोई टारगेट एरिया है। सी व्हाट इज हैपनिंग। इस टॉर्च की रोशनी को समझ लेते हैं कि ये फील्ड है जो कि किसी चार्ज में से निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। ये फील्ड किसी एरिया में से पास हो रही है, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। आप कहेंगे यहाँ जब ये आ रहा है करीब तो ये इंटेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड पास हो रही है, अब वीक फील्ड पास हो रही है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। मुझे फील्ड लाइंस नज़र तो नहीं आ रही,
लेकिन कॉन्सेप्ट है कि फील्ड किसी एरिया में से पास हो रही है, फील्ड किसी एरिया में से पास हो रही है। अच्छा, अभी देखो कितनी पास हो रही है, अब कहोगे 0। क्यों? क्योंकि एरिया और फील्ड पैरेलल नहीं है। क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर हो गए ना, फील्ड उधर जा रही है, एरिया उधर जा रहा है, पास तो नहीं हो रही फील्ड उस एरिया में से, फील्ड तो उस एरिया में से पास नहीं हो रही, परपेंडिकुलर हो गई। अच्छा, एरिया नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एरिया क्या होता है? एरिया नॉर्मली क्या होता है? नहीं यार, एरिया से मीटर स्क्वायर होता है। नॉर्मल एरिया जो भी है वो होता है स्केलर। क्या होता है? यानी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम एक कमरे में हैं जिसके 2 दरवाजे हैं, एक क्लास है जिसके 2 दरवाजे हैं, तो इस दरवाजे का कोई ना कोई एरिया होगा, इस दरवाजे का भी कोई ना कोई एरिया होगा। सही है? मैं कहता हूं एक दरवाजे सिर्फ इन है, एक दरवाजा सिर्फ आउट के लिए इस्तेमाल करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस पर्टिकुलर एरिया को डायरेक्शन असाइन कर दी। क्या कर दी? डायरेक्शन असाइन कर दी। सही है ना? यहाँ पर भी तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई या तो फील्ड इसमें से पास होगी या फिर फील्ड इसमें से पास नहीं होगी। इस एरिया में से बाहर आ रही है फील्ड, एरिया की डायरेक्शन असाइन कर दी है। क्या कर दी है? एरिया की क्या कर दी है? डायरेक्शन। वैसे एरिया स्केलर है, लेकिन अब एरिया को मैंने क्या बना दिया है? वेक्टर। तो उसमें से फील्ड आ रही है, बाहर आ रही है, कोई चीज़ उस एरिया में से बाहर आ रही है, उस एरिया की डायरेक्शन अभी किस तरफ है? आपकी तरफ। राइट? फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ है? आपकी तरफ। ऐसा ही है ना? दिस इज व्हाट हैपनिंग। अच्छा, मैं कहता हूँ भाई ये एक चार्ज है जिसके पास कोई फील्ड है, राइट? ये फील्ड किसी एरिया में से क्या हो रही है? पास हो रही है। ठीक है? फील्ड खुद वेक्टर है, एरिया को भी मैंने क्या कर दिया है? वेक्टर बना दिया है। किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाया जा सकता है, किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाया जा सकता है। क्या मेथड है? मेथड सिंपल है। आप स्केलर को अगर वेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं। किसको? स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेक्टर में। क्योंकि यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन उसको डायरेक्शन असाइन कर देगा। अच्छा, अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना? दोनों वेक्टर्स है ना? दो वेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। दो वेक्टर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तो हाउ मेनी चांसेस आर देयर? आप कहेंगे 2। वेक्टर प्रोडक्ट्स 2 होती हैं। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा लिख लो, ये जहन में रहेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या है? जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, हाँ, और रिजल्ट क्या आ जाए? कोई स्केलर। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या आ जाए? स्केलर। जैसे वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट है ना? दूसरा प्रोडक्ट का रूल क्या है? भाई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में भी कोई वेक्टर ही आ जाए। जैसे टॉर्क आर क्रॉस एफ, जैसे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। यहां कौन है?
ई डॉट ए, इसको हम कहते हैं ई डॉट ए की प्रोडक्ट को, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्केलर प्रोडक्ट। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बताता है कितनी फील्ड पास हो रही है कितने एरिया में से। नहीं, फ्लक्स एक तरह से इंटेंसिटी है। क्या है? इंटेंसिटी। देखो, अभी देखो, अगर मैं अभी पूछूं आपसे, बेटा इसको ऑन कीजिएगा, अगर मैं अभी पूछूं कि भाई इस एग्जाम्पल में किस कंडीशन में फील्ड ज़्यादा पास हो रही है, अब या अब? सॉरी यार, दोबारा से ऑन करके देखा है। हाँ, ऐसे ही है, चाइना वाला ही होगा। नहीं, मुझसे बटन दब रहा है। किस कंडीशन में फील्ड ज़्यादा पास हो रही है, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में? ऑब्वियसली दिस इज मोस्ट इंटेंस। ज़्यादा पास किस में हो रही है? इसमें, जिसमें ज़्यादा इंटेंस है, या इसमें? आप कहेंगे इसमें लेस इंटेंस है, इसमें हाई इंटेंस है। इस इंटेंसिटी को, विच इज़ द फील्ड पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। दिस इज द फ्लक्स इज डिफाइंड एज द फील्ड पासिंग थ्रू a certain area is known as what? Is known as electric flux। और इसके बारे में क्या लिखे हैं? The dot product of electric field intensity and area vector is also known as electric flux। ये MCQ जो अभी मैंने कहा, कहेगा the dot product of electric field and area vector is what? 4 ऑप्शन देगा। सही है? अच्छा, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, the dot product। why dot product? मैंने समझाया है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट स्केलर आ रहा है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, टॉपिक रिवाइज हो रहा है फर्स्ट ईयर का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ डॉट प्रोडक्ट भी आपका रिवाइज हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट के रूल्स क्या हैं? डॉट प्रोडक्ट के रूल्स ये हैं कि जब डॉट हटेगा तो ये कोसाइन फंक्शन आना चाहिए। ऐसा ही है ना? जब डॉट हटाएंगे तो क्या आना चाहिए? कोसाइन फंक्शन, कॉस फंक्शन आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट हटेगी तो कॉस थीटा लगेगा। वर्क में भी होता है एफ डी कॉस थीटा, पावर में भी होता है एफ वी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अगर ज़ीरो है, इफ थीटा इज ज़ीरो, तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम फील्ड पास हो रही होगी एरिया में से। इसका क्या मतलब है? फील्ड और एरिया पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। दिस इज थीटा इज ज़ीरो, दे आर पैरेलल। द रिजल्ट इज मैक्सिमम। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है इसकी कंडीशन में से। फ्लक्स मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, नेगेटिव कब होता है? जब थीटा हो जाएगा बिटवीन फील्ड एंड एरिया 90, तो रिजल्ट हो जाएगा क्या? मिनिमम, यानी ज़ीरो। पूछेगा वो कौन सा एंगल है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा? ऑब्वियसली 90। वो कौन सा फ्लक्स है, वो कौन सा एंगल है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आधा हो जाएगा? 60। cos 60 पे फ्लक्स आधा हो जाएगा।
वो कौन सा एंगल है जिस पे फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा? तो 180, दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू 180 जब पुट अप करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। ये भी एमसीक्यू है। एक एमसीक्यू बोलेगा बताओ अच्छा फ्लक्स का यूनिट क्या है, फ्लक्स की डायमेंशन क्या है? तो भाई इसका यूनिट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या है? अभी मैंने बताया था, दिस इज मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या बन गया? फ्लक्स का यूनिट बन गया, इसको फाई ई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई ई। क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ फील्ड का फर्क है। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब कितना छोटा सा फर्क है, मैं कहूँ भाई न्यूटन पर कूलम कौन है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कौन है? न्यूटन पर कूलम फील्ड है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स है। अगर किसी तरीके से मुझे फ्लक्स पता चल जाए तो इस फार्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे? मैं कहूँगा अच्छा फॉर ई कैसे लिखूँ? E इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। बगैर किसी टेस्ट चार्ज के, बगैर किसी झगड़े के आपने किसी चार्ज की फील्ड मालूम कर ली है, जस्ट ये नोट डाउन करके कि वो फील्ड कितने एरिया में से पास हो रही है, उसकी इंटेंसिटी से उसकी फील्ड निकाली है, उसके फ्लक्स से उसकी फील्ड निकाली है, बगैर किसी टेस्ट चार्ज के, बगैर फोर्स के। ये सेकंड मेथड है, इसको हम कहते हैं फील्ड बाय फ्लक्स। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? फील्ड बाय फ्लक्स। और ये ज़्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें आपको टेस्ट चार्ज की ज़रूरत नहीं है, फील्ड को किसी सर्टेन एरिया में से पास करवाना है। वंस आपको फील्ड की इंटेंसिटी पता चल गई, फ्लक्स पता चल गया कि कितनी फील्ड पास हो रही है सर्टेन एरिया में से, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पता चल गई, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज की पता चल जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? फ्लक्स में कोई इशू, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो डॉट प्रोडक्ट के रूल्स में से? बट रिमेंबर दिस इज ओनली वैलिड फॉर पैरेलल कंडीशन। जैसे ही फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होंगे, द रिजल्ट विल बी ज़ीरो, द रिजल्ट विल बी ज़ीरो। यहाँ तक समझ में आ गया? कल डिस्कस करेंगे गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम फील्ड बाय पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? सही है? ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।